नमो नमः मित्रों, प्रिय संस्कृत से चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि हम लोग संस्कृत व्याकरण की प्रवेशिका जो कि बाबूराम सक्सेना जी द्वारा विरचित है, उस मूल ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और जिसके तहत हम लोगों ने अब तक प्राकथन, तत्पश्चात वर्णमाला, इसके बाद में संधि विचार, द्वितीय सोपान में संधि विचार पढ़ रहे हैं और संधि विचार में हम लोगों ने संधियाँ कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन से संधियाँ होती हैं और जिनमें संधियों के 3 भेद बताए गए। 3 भेद में जो पहला भेद आपका है स्वर संधि, वो लगभग कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़े व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंतर्गत हम लोगों ने 2-3 सूत्रों को पढ़ा, स्तुत संधि और स्तुत संधि दोनों संधियों को पढ़ा। तत्पश्चात उसके अपवाद के रूप में 7 नामक सूत्रों को पढ़ा और अभी फिर जस्त्व संधि को भी हम लोगों ने पढ़ लिया था और जस्त्व संधि का जो 1-2 उदाहरण था वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि उसको प्रथम वर्ण आदेशित, प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण आदेशित हो जाता है, जस को झल हो जाता है, झल को जश हो जाता है, जल को जश हो जाता है, ऐसा हमने पढ़ा था। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पेज नंबर है 54। तो आप सभी पेज नंबर 54 खोल लीजिए। अगर आप लोगों के पास मूल पुस्तक है तो पेज नंबर 54 खोल करके और उस मूल पुस्तक, देखिए मूल पुस्तक से पढ़ने का एक अलग अपना तरीका है और दूसरा आप टीजीटी में आपने देखा होगा कि बाबूराम सक्सेना जी की निर्धारित पुस्तक है, उसमें तो व्याकरण प्रवेशिका में कहा गया है कि आपका लाइन बाय लाइन, मतलब हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आप कहीं से भी कोई भी प्रश्न बन सकता है। तो एक बार जो ये मूल ग्रंथ है, इसको यदि ऐसी कंडीशन हो तो पहले हमें मूल ग्रंथ को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए और उसमें हाईलाइट करते चलना चाहिए। जब हम मूल ग्रंथ को पढ़ेंगे ना बारीकी से, तो उसमें हमें खुद में खुद महसूस होगा अपने अंदर की चीज़ें कि हाँ, हम कहाँ अटक सकते हैं, क्या हमें टफ लग रहा है थोड़ा सा, उसको हम हाईलाइट करते चलें। जैसे हमने संधियाँ पढ़ी, अब बाबूराम सक्सेना जी ने जो संधियाँ लिखी हैं, कोई प्रकार वगैरह इत्यादि करके तो लिखा नहीं, उन्होंने नीचे सूत्र दे दिया है, ऊपर उसकी व्याख्या लिखी है। तो कई बार इसको समझने में भी हमको टाइम लगता है कि ये क्या है, नीचे सूत्र लिखा हुआ, ये नंबर 1 2 का खा ये सब क्या पढ़ा है। तो इस चीज़ को समझते हुए, अंडरलाइन करते हुए और फिर आप अपना एक नोट्स अलग से तैयार करते चलिए जो आपको लग रहा है। और इतना तो ज़रूर करिए, जैसे जो सूत्र है उस सूत्र को लिखिए और उस सूत्र का नियम क्या कह रहा है और उसके जितने भी उदाहरण हैं, उदाहरण नोट कर लीजिए, क्योंकि उदाहरण सारे इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सब वो चर्चित उदाहरण हैं तो परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। तो जब आप, क्या होता है ना कि लास्ट टाइम पे जब आपका पेपर नज़दीक आता है तो ये आप सबका धीरे धीरे वो नोट्स बनाया, फिर उससे भी शॉर्ट नोट्स एक बना लीजिए जब पेपर होने का टाइम आए कि जो है क्या क्या हम भूल रहे हैं। तो होता नहीं कि लास्ट टाइम तक भी होता है, तो इस तरीके से आप नोट्स बनाते चलिए, हाईलाइट करते चलिए जो आपको लग रहा है और नियम के बाद तुरंत उसका उदाहरण लिखिए। तो आपको जो है ये बीच बीच में, जैसे अभी पेपर का टीजीटी का तो कुछ आता पता नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि शायद एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है और हो सकता है और मैं हो कह सकते हैं, मैं ईश्वर से कामना भी करूँगी कि इस मतलब एलटी ग्रेड की वैकेंसी भी आए और साथ साथ टीजीटी की भी परीक्षा गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी कराए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई टाइम हो रहा है और थोड़ा सा 1-2 साल बीत जाता है तो थोड़ा पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता है। तो ईश्वर से मैं प्रार्थना करूँगी कि बहुत शीघ्र ही वो भी हो जाए। तो आप क्या करिए, देखिए एलटी और टीजीटी में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। एलटी क्या है, एलटी में सिर्फ 2 चीज़ें ऐसी हैं जो टीजीटी की नहीं है। जैसे आपका भगवद गीता का द्वितीय अध्याय हुआ और यहाँ पे आपका जो है, आप लोग पढ़ रहे हो व्याकरण के रूप में डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी की संस्कृत व्याकरण की प्रवेशिका, वहाँ आपको लोग सिद्धांत कौमुदी पढ़ना होगा, ठीक है, लेकिन वहाँ पूर्व मेघ सिर्फ पढ़ना, उत्तर मेघ आपको नहीं पढ़ना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और उत्तरामचरितम जैसे इसमें है वैसे उसमें भी है, जो जो ग्रंथ इसमें है वही है, बस तो ये चीज़ें हैं, तो वहाँ का एक आधा हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप दोनों चीज़ों की तैयारी, जैसे आपकी टीजीटी वाली पूरी तैयारी हो गई है, व्याकरण चूँकि देखिए व्याकरण को आप जितना अपडेट करते रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो जल्दी विस्मृत होने लगता है। और व्याकरण ही नहीं बल्कि और जो मूल ग्रंथ है इनका भी वाचन भी करते रहिए बीच बीच में। और दूसरी चीज़ हम ये कहेंगे कि जैसे एलटी का है तो एलटी का भी, जैसे आपका ये जो आपका 6 निर्धारित है, ये तो आपका मूल ग्रंथ टीजीटी वाला तैयार ही होगा और व्याकरण भी लगभग वही होता है, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर अंतर रहता है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है, व्याकरण वही है सेम। तो व्याकरण को भी एक बार लघु सिद्धांत कौमुदी मूल ग्रंथ भी पढ़ लीजिए, लेकिन जो है
आप जो है जैसे आपने टच ना किया हो भगवत गीता को, तो भगवत गीता का द्वितीय अध्याय ख़त्म कर लीजिए धीरे धीरे। और फिर क्योंकि देखिए जब परीक्षा के टाइम पे जो प्रेशर रहता है ना, वहाँ पे फिर हड़बड़ी इतनी रहती है। पहले से आप जब प्रिपेयर करे रहेंगे, हाईलाइट करे रहेंगे, तो आपको रिवाइज करना रहेगा और रिवीजन करने में। और आयोग को आप जानते हैं एकदम अचानक से ला करके पेपर की डेट दे देता है कि 2 महीने 3 महीने। फिर उसमें कभी कभी ये कुछ समस्याएँ आ गई कि स्वास्थ्य नहीं ठीक रहा या कुछ अन्य समस्याएँ आ गई, तो ऐसी कंडीशन लाना ही नहीं है। उससे पहले ही हमको अपना सब कुछ कंप्लीट करके और रिवाइज करते चलना है धीरे 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 धीरे। कछुए के चाल ही चलेंगे लेकिन मंजिल तक पहुँचेंगे। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो चलिए, हम बहुत ज़्यादा हमें लगता है बोल गए, वहाँ टॉपिक को ख़त्म करते हैं और आते हैं। तो हम लोगों ने बद्धा और सन्नद्धा पढ़ा था, जो कि जस्तु संधि का उदाहरण था। अभी देखिए का में देखा गया है का और एक। हर बार मैं बताती हूँ, जो का के ऊपर ये एक लिखा गया है ना, इस एक का मतलब है कि एक नंबर, ये जब पेज ख़त्म होगा तो पेज के नीचे ऐसे लाइन दे करके सूत्र दिया गया है नंबर वाइज। तो जो ये नियम बता रहा है वो सूत्र नंबर 1 जो नीचे दिया गया है उसकी व्याख्या कर रहा है। तो सूत्र नंबर 1 क्या कह रहा है? पदांत के झल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। यानी पहले पदांत का मतलब आप समझिए। अब देखिए धीरे धीरे चीज़ों को आप पुरानी चीज़ों से कनेक्ट करते चलिए। अनुवृत्ति, जैसे पाणिनि ने बताया कि अनुवृत्ति उसी ऊपर वाली चीज़ को नीचे से मिलाते चलिए, तो आप थोड़ा सा टाइम भी ये कम लगेगा। तो अनुवृत्ति आप भी करते चलिए। तो पदांत का मतलब हुआ कि जो पहला शब्द है उसका जो आखिरी वर्ण है, तो पहले शब्द के आखिरी वर्ण में जब झल प्रत्याहार का वर्ण हो तो उसे जो है क्या हो जाता है? जश आदेशित हो जाता है। अब झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? सबसे पहले ये बात है, अगर आपको वैसे तो आपको जो है पता ही होगा, मतलब अगर 14 सूत्र तैयार ही होंगे, 62 सूत्र, और जब तक महासर सूत्र नहीं तैयार हैं तो जब महासर सूत्र जो है थोड़ा सा एक पेज में कहीं लिख लीजिए और उसको जो है एक बार शाम को। और कुछ ऐसा है नहीं, महासर सूत्र बात याद करने का भी तरीका बहुत आसान है। यदि आपको लग रहा है भूल रहे हैं तो उसकी भी एक ट्रिक आपको बता देंगे कि कैसे आप भूलेंगे नहीं। एक ट्रिक होगी तो आप वहाँ से जो है अच्छे से, ऐसे होता है ना कि पहले स्वर है, फिर जो है यण वर्ण है, फिर पांचवा अक्षर है, चौथा। इस तरीके से अगर कभी आप अटक ही रहे हैं तो इस तरीके से मिलान करके सही कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो मैं बता दूँगी। तो आप सबसे पहले तो वो आप 14 महसर सूत्र को आप इतना मान के चलिए कि आप उसको तैयार ही कर लीजिए। तो झस प्रत्याहार तभी आपको पता चलेगा ना। आगे संधियाँ हैं, आगे और चीज़ें हैं, तो वहाँ पे जब प्रत्याहार दे दिया जाएगा, ये तो दिया गया नहीं जाता है कि ये वर्ण। तो झस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो झल प्रत्याहार के अंतर्गत आपका जो है तीनों सा आता है, और पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण आता है। और इसको जो आदेश होता है वो आदेश हो जाता है जश, यानी तीसरा वर्ण, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है। और देखिए एक जो लिखा है, एक यानी नीचे सूत्र पर चलते हैं, तो सूत्र क्या कह रहा है? सूत्र भी यही कह रहा है कि झलाम जशंतो, यानी झल को क्या आदेशित कर देता है? झल को जश आदेशित कर देता है। क्या आदेश करता है? जस, यानी वर्ण का तीसरा अक्षर आदेशित कर देता है, यही कह रहा है। अब आप उदाहरण पर देखिए, उदाहरण क्या कह रहा है? एतद, पहला उदाहरण है आपका, एतद धन मुरारी। क्या है? एतद धन मुरारी। तो एतद मुरारी में आप देखेंगे, अच्छा ये सब चीज़ें हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये एतद धन मुरारी, तो आप अगर देखना चाहते हैं, इससे पहले अभी एकदम से मुझे याद आ गया कि आधे से मुझे शुरू करना था, और कई बार इससे पहले भी एक वीडियो डाला था, उसमें ये चर्चा की है, उसके बाद वाले वीडियो में भी यही चर्चा कर दी है। तो आप वहाँ पे जो है थोड़ा सा वीडियो पर जाकर के वहाँ चेक कर लीजिएगा। एतद मुरारी एक बार हम फटाफट वैसे बता दे रहे हैं, तो स्टार्ट ही करिए। अब ता को यहाँ पर जो है ता को जो है एतद मुरारी है, तो ता को जो है कौन सा अक्षर हो जाएगा? कहाँ गया? ताको को सॉरी, ये तद मुरारी पे कहाँ पहुँचिए? वाक धन ईशा है, तो क्या हो जाएगा? वा को गा हो जाएगा, वाग ईसा रूप बनेगा। इस तरीके से अब आप दूसरा उदाहरण देखिए, यर प्रत्याहार। तो येरा अनुनासिको अनुनासिको, या शायद यही सूत्र है। आइए नीचे देखते हैं दूसरा सूत्र क्या कह रहा है। हाँ, दूसरा सूत्र ठीक यही कह रहा है जो मैं बोल रही हूँ कि येरा अनुनासिको अनुनासिको, येरा अनुनासिके अनुनासिको वा प्रत्यय भाषायाम नित्यम। ये वार्तिक है। वार्तिक कह रहा है कि यर प्रत्याहार में
क्या कह रहा है कि यर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण यदि पदांत में होंगे, क्या कह रहा है कि यर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण यदि पदांत में होंगे तो उसी वर्ग का जो अनुनासिक वर्ण है ना वो आदेश हो जाएगा। यानी जो स्पर्श व्यंजन है 25 वर्गीय व्यंजन है और जिस वर्ग का वर्ण आएगा पहले शब्द के आखिरी वर्ण के रूप में, उसी वर्ण का जो उसी वर्ग का जो आखिरी अक्षर होगा वो अनुनासिक होता है, तो उसको अनुनासिक हो जाएगा। जैसे आपने देखा एतद मुरारी है तो ता वर्ग में दा आता है ना, तो ता को क्या हो जाएगा, ता था दादा ना अंतिम अक्षर ना है तो क्या हो जाएगा आपका रूप एतद मुरारी बन जाएगा। दूसरा उदाहरण था सठ धनमासा, तो टा जो है आपका यर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और टा का अंतिम वर्ण, टा वर्ग का अंतिम पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो टा ठा टा टा डा होगा, तो क्या हो जाएगा षणधन मासा हो जाएगा। ऐसे ही चिद धनमयम है, ठीक है, चिद धनमयम है, वाक धनमयम है। देखिए ये सब आप बना लीजिएगा। और यदि आपको लग रहा है कि इसको मतलब पढ़ना चाहिए, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो पर जा कर के वहाँ देख सकते हैं। 11वां 12वां जो भी दिया गया है भाग उसमें इसकी चर्चा की गई है। तो चलिए हम लोग तीसरे नंबर पर आते हैं। और तीसरा नंबर भी ये कह रहा है कि का माँ से लेकर वर्णों में यह नियम, अच्छा यही कह रहा है कि का से लेकर माँ तक के वर्णों में तो ये नियम लग जाएगा क्योंकि ये वर्गीय व्यंजन है, इसमें वर्ग होता है, इसका पांचवा अक्षर होता है। लेकिन जो तीनों सा हैं, ठीक है, और रा है, और जो यर मतलब यर प्रत्यय मतलब या व रा ला है, इसका तो अनुनासिक हो जाएगा, लेकिन जो तीन रा है इसका अनुनासिक कैसे होगा। तो वही कहा कि एक वार्तिक दे दिया गया, उसके लिए एक वार्तिक दिया, कहा कि क्या वार्तिक दिया गया नीचे कि स्थान प्रयत्न अभ्यंतर तमेव स्पर्शे चरित्रार्थे विधिर इयम रेप ना प्रवर्तिते, यानी रेप की अवस्था में यह ऐसा लागू नहीं होगा। चलिए अब हम लोग जो है चलते हैं मेन जगह पर जहाँ से हमको शुरू करनी थी। ये सब चीज़ें तो हम लोग पढ़ चुके थे, तो हम लोग चौथे पर आते हैं। चौथा पर देखते हैं चौथा क्या कह रहा है। 16वां नंबर का ये है पैराग्राफ। और चौथा क्या कह रहा है कि ता वर्ग के बाद, अब ये ता वर्ग के बाद यदि ला आवे तो उसके स्थान पर ला हो जाता है। जैसे तद धन लया तल्लया वृक्षाधम लगुड़म वृक्षाद लगुड़म। ता वर्ग यदि आए और उसके बाद में ठीक बाद में ला आए तो तोड़ ली सूत्र है लत्तु संधि का है। लत्तु संधि एक है, कौन सी संधि है, लत्तु संधि। ये लत ला आदेशित कर जाता है ता को, और कब आए तो ता वर्ग के बाद यदि ला आए तो, ता वर्ग के बाद यदि ला आवे तो उस जो ता वर्ग है ना उसको ला आदेशित कर जाएगा। जैसे उदाहरण क्या दिया, और इसका सूत्र क्या है, तोड़ ली। उदाहरण दिया तत् धन लया, उदाहरण क्या दिया, तत् धन लया। अब देखिए ता वर्ग है, उसके ठीक बाद ला है, तो ता को क्या हो जाएगा, आधा ये है तो आधा ये हो जाएगा, तो आपका रूप बन जाएगा तल लया, लया आधा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह वृक्षात है तो ता को क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा, वृक्षाल लंगुलम हो जाएगा। ना के स्थान में ला अनुनासिक अर्थात ला होता है। लेकिन एक बार ये भी कहा गया कि एक इम्पॉर्टेंट देखिए, कहा गया कि यदि ना आए, ता था दाधा ना अनुनासिक वर्ण आए, ता वर्ग का अनुनासिक यानी पांचवा अक्षर ना आ जाए, तो जो ना हो ला होगा ना वो उसको जो है ला अनुनासिक हो जाएगा, यानी ला पर भी चंद्र बिंदी, ला तो होगा ता वर्ग का, ना का ला तो हो जाएगा लेकिन चंद्र बिंदी भी ऊपर लग जाएगी। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया विद्वान धन लिखत थी, तो विद्वान को ना को ला करा, ला के ऊपर चंद्र बिंदी लगाया आधा ला करके, तो यहाँ पर ये मिल जाएगा विद्वान लिखती रूप बनेगा आपका विद्वान लिखती। चलिए अगली, अच्छा ये पेज नंबर ये ख़त्म हो गया। अब हम लोग अगले पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 55 पर देखते हैं पेज नंबर 55 है यहाँ पे कि नहीं फाइल में। चलिए पेज नंबर 55 पर, आज पता नहीं क्या हो रहा है सुबह से मित्रों, ये जितनी बार जो है मैं ये लेकर बैठ रही हूँ वीडियो बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए, उतनी बार कुछ न कुछ ऐसी समस्याएं आ जा रही हैं कि पेज नंबर जो 54 है ना उससे आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे, 55 तक पहुँच ही नहीं पा रहे। चलिए फाइनली पहुंच गए हैं। आई होप कि पूरा पेज नंबर 55 जो है कंप्लीट हो जाए इस वीडियो में। चलिए पेज नंबर 55 पर देखिए, पेज नंबर कह रहा है 55 कह रहा है कि यदि उद के पश्चात अस्थाय अस्तंभ सब आवे तो उनके सा का था आदेश होगा। जैसे उद धन स्थानम, तो यहाँ पर
जो सा है उसको था आदेशित हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा, उद स्थानम। और सा के स्थान और सा के स्थान में आदिष्ट जो माँ है, सा के स्थान में जो आदिष्ट है, सा के स्थान माँ आदिष्ट, इस था का विकल्प से लेप होकर उत्थान बनेगा। और जो था है इसका जो है लोप हो जाएगा और बाद में क्या होगा कि विकल्प से था, सा के स्थान में माँ आदिष्ट होकर, सा के स्थान पर माँ आदिष्ट होगा और विकल्प से जो है इस था का लोप हो जाएगा और फिर आपका रूप बनेगा उत्थान भी रूप बनता है। यानी दो रूप बनेगा, एक उत्थानम भी बनेगा और एक उत्थानम भी बनेगा, दोनों प्रकार से रूप बनेगा। और उत्स्तंभम उत्तंभम भी बनेगा। था का लोप ना होकर उत्तंभम रूप भी बनेगा, यानी कि तीन तीन कितना रूप बढ़ेगा। तो आप उदाहरण देख लीजिए, इसका सबसे इम्पोर्टेंट है पहला रूप क्या कह रहा है कि पहला इसका रूप बनेगा तक सा के स्थान पर आपका था हो जाएगा, तो यहाँ पर रूप बनेगा उद धन स्थानम। अच्छा, इसका इम्पॉर्टेंट उदाहरण इम्पॉर्टेंट है, इसका नियम उतना नहीं है। अब यहाँ कह रहा है कि सा को क्या हो आदेश हो जाएगा, था, तो आधा शायद आधा था हो जाएगा। अब इसको ता हो गया, उसी वर्ग का पहला जो हो गया, तो अब उत, अब सा अर्थ थानम रूप बन गया। ठीक है, दूसरा रूप क्या बन रहा है, दूसरा कह रहा है कि इसी में जो सा है उसको माँ आदेश होकर था का लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा, उत, दूसरा रूप क्या बनेगा, दूसरा रूप आपका बनेगा उत्थानम। और एक रूप और बनेगा जो बनेगा आपका उद, तीन रूप बनेंगे। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उद्धन स्थानम के कितने रूप बनेंगे, तो तीन रूप बनेगा, उद्धन स्था अस्तम अस्तमनम। अब इसको देखिए, यहाँ पे जो है उद्धन स्तंभनम को दा को ता हो गया और जो स्तंभ है अब इसको माँ हो गया, ऐसे रूप बनेगा। इस प्रकार से तीन रूप बन जाएगा इसका। ठीक है, इस प्रकार से इसका तीन रूप बन जाएगा। अच्छा, ये परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछ लिया जाएगा, जैसे विकल्प में देख दिया उद्धन स्थानम उत्थानम, उद्धन स्थानम उत्थानम, और तीनों ये रूप दे दिया और अंतिम में लिख दिया, ऊपर लिख दिया कि उपर्युक्त में से कौन से मतलब कौन सा संधि विच्छेद सही है। तीनों रूप दे दिया, ऊपर नीचे दे दिया गया उपर्युक्त सभी। तो और इस प्रकार से भी पूछा जा, एक में था का लोप ना होने पर उत्थानम रूप बनेगा और एक में था का लोप हो जाएगा और एक में था का लोप नहीं होगा, था आदिष्ट हो जाएगा। तीनों में ये नियम है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि कितने रूप बनेंगे इनके, उद्धन स्थानम, तो अस्था और स्तंभ जो है यदि उद्धातु के आए तो उनके तीन रूप बनते हैं। ये आप चाहे नोट में लिख लीजिए कि इसके जो है उद्धन स्थानम, इसके तीन रूप बनते हैं स्थानम के। ठीक है, और तीनों उदाहरण लिख लीजिए। अच्छा, इसका सूत्र देख लेते हैं। तो सूत्र क्या कह रहा है कि उद स्थानो उदह स्तंभो पूर्वश, उदा स्तंभो पूर्वश, यानी उद के बाद अस्था या स्तंभ आए तो जो है उसमें जो सा है उस सा को जो है था आदेश हो जाएगा और कभी था नहीं आदेश होगा, था का लोप हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है तीन रूप बनेंगे इसके उद अवधन स्थानम के। चलिए, अब हम लोग 17 नंबर पर देखते हैं। 17 नंबर क्या कह रहा है, 17 नंबर कह रहा है कि यदि 17 नंबर, इससे पहले वाला हम लोगों ने 2 पढ़ लिया था। ठीक है, 17 नंबर में तीसरे सूत्र पर चलते हैं। तीसरा सूत्र क्या लिया गया है, तीसरा सूत्र कह रहा है कि खरीचा नहीं झयो हो अन्य स्तराम, झयो हो अनस्तराम, झयो झयः हो अन्यस्तराम, झया हो अन्यस्तराम। और ऊपर देखते हैं नियम क्या कह रहा है तीसरा। तो इसमें क्या कह रहा है तीसरा नियम कि यदि वर्गों के प्रथम द्वितीय चतुर्थ वर्ण, प्रथम द्वितीय चतुर्थ वर्णों अर्थात या प्रत्याहार के बाद
हा आवे तो, या प्रत्याहार के बाद हा आवे तो, हा के स्थान पर उसी वर्ग का चौथा अक्षर विकल्प से होगा। उसी वर्ग का चौथा अक्षर क्या होगा? विकल्प से होगा। यदि पहला, दूसरा और चतुर्थ वर्ण आए और बाद में हा आवे तो हा के स्थान पर उसी वर्ग का चौथा अक्षर हो जाएगा। अभी ऊपर आपने जो पढ़ा था उसमें कहा, उसमें क्या हुआ था कि आप हा को छोड़कर, ये रहा अनुनासिकों अनुनासिकों में आपने पढ़ा था कि हा को छोड़कर या प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं उनका पांचवा अक्षर अनुनासिक वर्ण आदेश हो जाएगा, ये पढ़ा था। अब ये जो उदाहरण सूत्र है वो कह रहा है कि पहला, दूसरा यानी झस प्रत्याहार के अंतर्गत, झल प्रत्याहार के अंतर्गत, ये देखो झयो झय प्रत्याहार के अंतर्गत जितने वर्ण आते हैं तो झय प्रत्याहार के अंतर्गत पहला, दूसरा और चौथा है ना, कहाँ गया? जय प्रत्याहार के अंतर्गत पहला, दूसरा, चौथा वर्ण अर्थात या प्रत्याहार के बाद हा आवे तो पहला, दूसरा और चौथे वर्ण के बाद यदि हा आवे तो क्या होना है? तो हा के स्थान पर उसी वर्ग का जो पहले वर्ण आया है उस वर्ग का चौथा अक्षर आदेशित करेगा। अब जो आपने ये सूत्र पढ़ा ये चौथा वर्ण आदेशित करता है। जैसे वाक धनहरी, तो वाग हरी नहीं होगा आपका, वाक धनहरी। अभी आपने जस्त संधि में पढ़ा था कि तीसरा अक्षर आदेश हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तीसरा अक्षर आदेशित नहीं हो रहा, वाक धनहरी है। तो वाग का क्योंकि हा शब्द बाद में आया है और इसमें झल प्रत्याहार का झलाम जशंतों में झल प्रत्याहार का वर्ण तो आया है लेकिन बाद में हाँ आया है, तो ये एक सूत्र जो दिया गया उस सूत्र के हिसाब से हाँ आने के कारण का को तीसरा वर्ण आदेशित नहीं होगा बल्कि का को चौथा वर्ण आदेशित हो जाएगा और रूप बनेगा वा का ख ग घ, वाघ हरि। क्या रूप बनेगा? वाघ हरि। और इसका ये भी रूप बनेगा और विकल्प से ये रूप बनेगा वाघ हरि भी बनेगा, आपका वाघ हरि भी रूप बनेगा, यानी कि दोनों रूप बनेगा। जो आपका वाघ हरि बनेगा वो झलाम संतो से बनेगा और जो वाघ हरि घरि बनेगा वो आपका सूत्र झयो हयो अंतरस्याम, झयो हयो अंतरस्याम, यानी झय प्रत्याहार के बाद यदि हा आए तो उसका चौथा वर्ण आदेशित हो जाएगा। इस सूत्र से आपका ये दो रूप बनेगा। तो वाघ हरि का इस प्रकार से दो रूप बना। एक तो रूप बना आपका झलाम जशंतु से और दूसरा रूप आपका बना झयो अन्यस्तराम हरि से बना। ठीक है, तो ये आपने एक उदाहरण देख लिया। अब दूसरा उदाहरण, हाँ ये एक उदाहरण देख लिया। अब ये भी देखिए एक इम्पॉर्टेंट बन गया, इसको भी आप चाहे नोट कर लीजिए। ये भी पूछ सकता है कि वाघ हरि के कितने रूप बनेंगे, तो वाघ हरि भी बनेगा, वाघ हरि भी बनेगा। और सूत्र देख के भी पूछा जा सकता है कि झलाम जसंतों से कौन सा बनेगा, तो आपका वाघ हरि बनेगा। और झयो हर हयस है तरन्यास सूत्र से क्या बनेगा, तो वाघरी भी बनेगा। तो इस तरीके से आप जो है दोनों चीज़ें अच्छा हाँ यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ एक मिस्टेक हो गई। हमने बताया कि जैसे वाक धनहरी है ना, तो का को तीसरा वर्ण आदेशित हो जाएगा। जलाम जसंतों में जस्त संधि में तीसरा वर्ण आदेशित होगा तो वाघ हरि बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो हरि है ना, यदि वाघ शब्द के बाद यदि जो है झय प्रत्याहार के अंतर वर्ण आने के बाद हरि आवे तो जो हा है ना, हा को उससे पहले जो वर्णीय व्यंजन आ रहा उसी वर्ग का जो चौथा अक्षर होगा वो आदेशित हो जाएगा। यानी कि जैसे इससे पहले ये का आया है तो का का चौथा अक्षर क्या है, तो का का चौथा अक्षर हा है, तो इसको हा आदेशित होगा। और ये जो है ये गा में बदलेगा ही बदलेगा, ये तीसरे वर्ण में बदलेगा ही बदलेगा। और रूप आपका क्या बनेगा? वाघ हरि, वाघ हरि। इस तरीके से ये घा को हा कर देगा। ठीक है, अभी यहाँ तक नियम आपका वही लगेगा, यहाँ तक आपका नियम वही जस्तो संधि वाला लगेगा। उसके बाद यदि हा है तो हा को ये घा कर देगा, यानी चौथा वर्ण कर देगा, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया? आगे कहा जा रहा है कि यहाँ का वर्ग के प्रथम अक्षर का के बाद हा आया है, अतः हा के स्थान पर का वर्ग का चतुर्थ अक्षर घा हो गया। का के स्थान पर गा कैसे हुआ, इसके लिए देखिए नियम 14।
इसके लिए नियम 14 देखिए, यानी कि वही जस्त संधि वाला देखिए कि का के स्थान पर कैसे वो जस्त संधि के हिसाब से का के स्थान पर गा हुआ है ना। चलिए अब 18वां देखिए। 18वां कह रहा है कि झल अर्थात अनुनासिक व्यंजन। झल अर्थात अनुनासिक व्यंजन, यानी जिसमें अनुनासिक वर्ण आते हैं, इयम गणना नाम अनुनासिका होता है, तथा अंतः स्पर्श वर्णों को छोड़कर। झल प्रत्याहार अर्थात अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन यानी जो ये 5 वर्गीय व्यंजन अंतिम वाले हैं, और जो आपका, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा करें, और जो अंतस्थ वर्ण है, और जो आपके अंतस्थ वर्ण है, इनको छोड़कर किसी भी व्यंजन के बाद यदि खर अर्थात का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा में से कोई वर्ण आए, पहला और दूसरा वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा कोई भी वर्ण आवे, तो पूर्वोक्त व्यंजन के स्थान पर चर स्थान में चर अर्थात उसी वर्ग का प्रथम वर्ण आदेश कर देता है। अब ये देखिए, अभी आपने जस्त संधि में देखा पहले वर्ण को तीसरा वर्ण आदेशित, यानी उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आदेशित कर दे रहा है। अब ये कह रहा है कि जो अनुनासिक व्यंजन है, यानी जो 5वें अक्षर है उनको छोड़कर, और जो अंतस्थ हैं चारों उनको छोड़कर, यदि जो है झल प्रत्याहार का कोई भी वर्ण किसी मतलब व्यंजन के बाद छोड़कर किसी व्यंजन के बाद कोई भी वर्ण, जो भी व्यंजन वर्ण है वो पहले शब्द के अंत में हो, और उसके बाद में आपका खर प्रत्याहार का वर्ण हो। खर प्रत्याहार में पहले और दूसरे वर्गीय व्यंजन के वर्ण आते हैं, पहले और दूसरे वर्ण आते हैं, जैसे का पहला खा, और आपका च, छ, और पा, फा और ता, था, और इस तरीके से जो है आपका पहला और दूसरा वर्ण आता है। यदि ये आ रहे हैं तो जो आ रहा है ना पूर्वोक्त व्यंजन, यानी जो पहले शब्द में वर्ण, पहले शब्द के आखिरी वर्ण में जो व्यंजन है उसी का चर अर्थात उसी वर्ग का प्रथम वर्ण आदेशित हो जाएगा। परंतु जब इसके बाद कुछ भी नहीं रहता, लेकिन एक शर्त कहा कि यदि उसके बाद कुछ भी नहीं है, अगर जब उसके बाद कुछ भी नहीं रहता तो उसके स्थान पर प्रथम व तृतीय वर्ण हो जाता है। तो इसके स्थान पर प्रथम अथवा तृतीय वर्ण हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया उद्धन क्रीड़ा। उदाहरण क्या दिया? उद्धन क्रीड़ा। ठीक, अब ये है जैसे उद्धन क्रीड़ा है, तो क्या कह रहा है कि उसका पहला वर्ण आदेशित करेगा। आपका ये नियम कह रहा है कि जब आपका झर प्रत्याहार के अंतर्गत, यानी 5वें अक्षर जो वर्गीय व्यंजन का 5वां अक्षर है, और जो यण है, इनको छोड़कर यदि कोई भी व्यंजन आए, इनको छोड़कर यदि कोई भी व्यंजन वर्ण आए, तो उसी वर्ग का जो पहला अक्षर है ना, इससे पहले, तो जो इससे पहले जो और बाद में क्या चर प्रत्याहार के, यानी पहला और दूसरा वर्ण आए वर्गीय व्यंजन का, ठीक है, तो इनके पहले इस मतलब पहले शब्द के जो आखिरी वर्ण के रूप में आया है वर्ण, उसी का जो पहला अक्षर होगा वो आदेशित हो जाएगा। तो दा वर्ग का पहला क्या है अक्षर? तो ता है, तो यहाँ पर ता आदेशित हो जाएगा। तो क्या रूप बनेगा? उत्क्रीड़ा। क्या रूप बनेगा? उत्क्रीड़ा रूप बनेगा। समझ में आया? चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। ये कह रहा है, ये नियम कह रहा है कि झल प्रत्याहार, तो झल प्रत्याहार में भी 5वें वर्ण भी आते हैं आपके, और आपका ये भी आता है अंतस्थ। तो इसको इन्होंने दे दिया कि अंतस्थ और ये जो 5 वर्ण है, मतलब आखिरी जो अनुनासिक वर्ण है 5, इनको छोड़कर यदि कोई भी व्यंजन वर्ण आए और उसके बाद में खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, खर प्रत्याहार में पहला और दूसरा वर्ण आता है वर्गीय व्यंजन का, कोई वर्ण हो, तो उसके स्थान पर जो पूर्व में, यानी पहले शब्द के आखिरी वर्ण में जो वर्ण आया है, उसी वर्ग का, वो जिस वर्ग का है उसी वर्ग का वहाँ पर पहला वर्ण हो जाएगा। जैसे आपका शुद्ध धन हृदय, ये देख लीजिए आप, जैसे शुद्ध धन, यहाँ पे प्लस लगाना भूल गए हैं, यहाँ पे प्लस लगा दीजिएगा, प्लस शुद्ध धन क्रीडति। अब देखिए द क्या है?
व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन का। और ये क्या है, ये खर प्रत्याहार का खर प्रत्याहार का वर्ण है, यानी पहला वर्ण है तो खर प्रत्याहार का। तो अब इसको ता को क्या होगा, इसी वर्ग का पहला अक्षर क्या हो जाएगा, ता आदेशित हो जाएगा। तो रूप क्या बनेगा, आप ऐसे लिखेंगे सु हे त, आधा ता आधा दा है तो ता भी आधा उतरेगा, की डती, सुहित कीडती आपका रूप बनेगा। आई होप अब आप सभी लोगों को ये समझ में आ रहा होगा 2 उदाहरण देखने के बाद। और अच्छा, इसका सूत्र भी देख लेते हैं। चौथे नंबर का सूत्र कह रहा है खरीचा। खरीचा यानी वही कि जब जल प्रत्याहार के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आए पहला दूसरा, तो उसको उसी वर्ग का पहला वर्ण आदेशित हो जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक उदाहरण और है, एक उदाहरण और देख लीजिए। उदाहरण सारे देखते चलिए। वाघ वाघ, रामात रामात। जैसे वाघ है तो वाघ को गा हो जाता है, रामात को रामात हो जाता है। ऐसे जैसे आप लोग जब पढ़ते हैं ना शब्द रूप, तो उसमें भी देखिए हो जाता है। यही सब नियम अभी धीरे धीरे समझ रहेंगे, आगे जो है और आसानी होगी जैसे जैसे समझते चलेंगे। अभी शब्द रूप वगैरह में भी बहुत सारी चीज़ें, अनुवृत्ति और ये सब होती हैं। चलिए 19वें पर देखते हैं। 19वें में 6 दिख रहा है, तो 6 नंबर का पहले हम सूत्र देख लेते हैं। 5 नंबर का सूत्र कहाँ गया, पहले 5 नंबर वाला सूत्र, चौथा, अच्छा 5वां देख लीजिए। हाँ 5वां हम लोगों ने नहीं देखा। 5वां कह रहा है परंतु जब उसके बाद कोई भी, कह रहा है कि जब खर प्रत्याहार का वर्ण आएगा तो जो है उसको उसी वर्ग का पहला अक्षर आदेशित हो जाएगा। लेकिन उसके बाद यदि कोई भी नहीं रहता, उसके बाद यानी कोई भी नहीं रहता, कुछ नहीं है, कोई शब्द नहीं है, तब उसके स्थान पर प्रथम अथवा तृतीय वर्ण हो सकता है। जैसे राम का रामाद हो गया, वाघ का वाघ हो गया, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। वाघ रामाद भी हो सकता है, रामाद भी हो सकता है। तो कह रहा है कि जब उसके बाद कोई वर्ण नहीं है तो, और ये जो 5वां सूत्र है वो सूत्र है कि वा अवसाने, अवसाने अथवा अवसान में, अथवा अवसान में यानी ना होने पर, जब कोई संधि कार्य दिया जा रहा है, पहला शब्द है दूसरा उसके बाद कोई नहीं है शब्द, तो अवसान होने पर आप दोनों कंडीशन, दोनों चीज़ें लिख सकते हो। रामाद भी लिख सकते हो, रामाद भी लिख सकते हो, वाघ भी लिख सकते हो, वाघ भी लिख सकते हो। ऐसा वह अवसाने सूत्र कह रहा है। अब 6वां सूत्र क्या है, षष्ठोटी, षष्ठोटी छत्वम इति वाच्यम, षष्ठोटी छत्वम इति वाच्यम। ये छत्व संधि का सूत्र है। एक संधि है छत्व संधि, और कहा कि षष्ठोटी छत्वमिति वाच्यम। अब इसका नियम देख लेते हैं। कह रहा है ये नियम कि शा यदि किसी ऐसे शब्द के बाद आवे, शा कौन सा शा, तालव्य शा, तालव्य शा यदि किसी ऐसे शब्द के बाद आवे जिसके अंत में झय अर्थात वर्गों के प्रथम द्वितीय और चतुर्थ वर्ण हो, और शा के बाद अट बल्कि अम तक, और शा के बाद अट बल्कि अम तक। चलिए नमो नमः मित्रों, क्योंकि ये पेज जो है यहीं भी हमारा समाप्त हो गया है, और अब दूसरे मतलब पेज नंबर जो 56 है उसकी फ़ोटो भी नहीं है मोबाइल में, खींचने में थोड़ा टाइम हो जाएगा, तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। आप यहीं तक समझिए। नमो नमः मित्रों, यदि आपको मेरे द्वारा दिया जा रहा है वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और ये पठन का कार्य यूँ ही अच्छा होता रहे, ऊंचाई पर जाए, और आपको भी लाभ हो, हमें भी लाभ हो। और बाकी देखिए मैंने कह दिया, बाकी आपकी इच्छा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और मैं जो है यही कहूँगी कि हाँ, थोड़ा सा आप लोग अब अलर्ट होने की ज़रूरत है। थोड़ा हम लोग तैयारी अच्छे से करें, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हैं, क्योंकि अब जो है LT की भी वैकेंसी शायद संभवतः आ जाए जल्दी, और TGT तो है ही है आपका, वो तो होती ही रहेगी। तो थोड़ा सा जो है धीरे धीरे ही चलेंगे, कछुए की चाल नहीं चलेंगे, लेकिन मंजिल तक पहुँचेंगे। नमः संस्कृत।